देखो तुम चाहे जहाँ भी बैठे हो इस टाइम जिस भी कमरे में बैठे होगे जहाँ भी बैठ के इस लेक्चर को देख रहे होगे तुम्हारे आसपास कितनी चीज़ें मौजूद हैं। और हर जो चीज़ मौजूद है तुम्हारे आसपास उसको हम साइंस की लैंग्वेज में कहते हैं मैटर। क्यों मैटर कहते हैं? क्योंकि हर चीज़ के पास अपना खुद का कुछ मास है और वो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। अगर हम बात करें इस पेन की, तो इस पेन का भी अपना कुछ मास है, कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। तो इन चीज़ों को हम बोलते हैं मैटर। अब क्योंकि हम पहली बार तो साइंस पढ़ नहीं रहे हैं, पहली बार तो केमिस्ट्री पढ़ नहीं रहे हैं, इसलिए हमें ये भी मालूम है कि ये जो भी मैटर है ये मिलकर बना है ढेर सारे मॉलिक्यूल से या फिर किसी कंपाउंड के रेपिटेशन से। बेसिकली कंपाउंड जो होता है वो मॉलिक्यूल से बनता है। समटाइम्स वो मॉलिक्यूल से ना बन के आयन से बनता है। ठीक है भाई। मॉलिक्यूल्स, तुम एक नॉर्मल, अगर तुम पानी का एग्जांपल लेके चलो तो तुम्हारे लिए सही रहेगा। मेरे चेहरे पे पसीना भी आ रहा है, उसको देखते हुए पानी का एग्जांपल लेके चलते हैं, ठीक है? देखो, थोड़ा सा लेक्चर देके भागना मत यार, क्योंकि तुम यहाँ से तो भाग लोगे, लेकिन ज़िंदगी की रेस में जब हर जगह से भगाए जाओगे ना, तब क्या करोगे तुम? यहाँ से भागने से पहले ये ज़रूर सोच लेना कि तुम कोई काम पूरा नहीं कर रहे हो, और कोई काम पूरा ना करने की वजह से ही तुम पीछे हटते जा रहे हो। तो अपना अटेंशन पूरा लगाओ और इस लेक्चर को कंप्लीट करो। कोशिश तो एटलीस्ट करो ही। हाँ, तो अगर हम बात करें पानी की, तो पानी जिस भी बर्तन में रखा होता है वहां पर वो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है और उसका कुछ ना कुछ मास होता है। और जो पानी है यानी कि वाटर, वो बना होता है H2O मॉलिक्यूल से। H2O मॉलिक्यूल से। ये क्या है भाई? ये एक मॉलिक्यूल है। तो H2O हमारा क्या है? मॉलिक्यूल है। अच्छा, आप ये बताइए मॉलिक्यूल्स किससे बनते हैं? ये भी आपको पता है। ये मिलकर बनते हैं एटम से। जब एटम्स आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो क्या बनते हैं? मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो एटम आपस में बॉन्ड बनाते ही क्यों हैं? एटम क्यों आपस में एक दूसरे से बॉन्ड बना बना के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं? सोचने वाली बात नहीं है क्या ये, कि क्यों एटम्स आपस में कनेक्ट हो रहे हैं और एक मॉलिक्यूल का निर्माण कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? तो एटम्स ऐसा करते हैं स्टेबिलिटी पाने के लिए। दुनिया में हर एक चीज, छोटी से छोटी चीज और बड़ी से बड़ी चीज, स्टेबिलिटी की तलाश में भटक रही है बेटा। तुम्हारे पेरेंट्स भी कहते हैं कि पढ़ लिख लो, अच्छे से एक नौकरी पा जाओ और सेटल हो जाओ। सेटल हो जाओगे मतलब स्टेबल हो जाओ, अपनी एक जॉब ले लो और एक स्टेबिलिटी वाली लाइफ हो जाए तुम्हारे अंदर। तो हर चीज स्टेबिलिटी पाना चाहती है। सिमिलरली इसी तरीके से जो एटम्स होते हैं, एक छोटा सा एटम तुम कंसीडर करो Na का, और एक छोटा सा एटम कंसीडर करो सोडियम का, हो गया Na का, और एक हो गया क्लोरीन का, Cl का एटम। ये दोनों भी क्या पाना चाहते हैं? स्टेबिलिटी पाना चाहते हैं। और लकीली जब Na और Cl आपस में पास में आते हैं तो वो दोनों एक दूसरे को स्टेबलाइज करते हैं। वो दोनों एक दूसरे को कुछ ऐसा करते हैं, मुझे नहीं मालूम है वो क्या करते हैं, अभी अभी उस पर डिस्कस किया ही नहीं हमने। लेकिन Na और Cl जब आपस में पास पास आते हैं तो वो एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करते हैं जिसकी वजह से वो दोनों एक दूसरे को स्टेबल कर रहे होते हैं। और जाहिर सी बात है Na और Cl एक दूसरे को स्टेबलाइज करने के लिए आपस में इकट्ठा हैं, मतलब एक दूसरे के साथ, हम ये बोल सकते हैं कि होल्डेड हैं एक दूसरे के साथ टुगेदर। तो जब वो आपस में होल्डेड हैं किसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, ताकि स्टेबिलिटी आ पाए, तो जो इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो इनको साथ में इकट्ठा करके रखा हुआ है, जो इनको होल्ड करके रखा हुआ है, इसी को हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड। तो बस आज का जो हमारा एजेंडा है, आज जिस चीज के बारे में हम पढ़ने वाले, जो हमारा एजेंडा है, जो हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, उसका नाम क्या है भाई? केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग। तो एक आइडिया तो आपको दे दिया है, बट अभी बहुत अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे कि केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है। ठीक है, अच्छे से कोशिश करेंगे कि समझा जाए। तो बेसिकली जो हमको डेफिनेशन निकल के आई केमिकल बॉन्डिंग की, तो हमने ये समझा कि पहले कोई एक एटम होता है, लेट सपोज एटम 1 है ये, और एक कोई दूसरा एटम है जिसका नाम है एटम 2। तो ये दोनों अकेले अगर इंडिविजुअली एग्जिस्ट करते हैं तो 99% चांस है कि ये क्या रहेंगे भाई? वहां पर अनस्टेबल होंगे। ये लगभग लगभग सारे एटम की कहानी है कि एटम हमेशा अनस्टेबल होता है। बहुत कम ही ऐसे एटम होते हैं जो स्टेबल होते हैं, उनके बारे में भी सब तुमको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे करके, बस देखते जाओ। तो कोई एक एटम है जो कि अनस्टेबल है, जिसका नाम है A1। एक कोई दूसरा भी एटम है जो कि अनस्टेबल है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है A2। अब इसके अनस्टेबिलिटी का अपना कुछ रीजन होगा।
यहाँ पर कुछ रीजन होगा, कुछ इसके पास कमी होगी, और इसके अनस्टेबिलिटी का अपना कुछ रीजन होगा। लेकिन जब ये दोनों एक दूसरे के पास जाएंगे बेटा, ये दोनों एक दूसरे के पास जाएंगे और आपस में A1 और A2 एक दूसरे के पास आएंगे, तो हो सकता है कि जो इसके पास कमी थी, जिसके जो रीजन इसके अनस्टेबल होने का था, A1 के अनस्टेबल होने का जो भी रीजन था, उसको फुलफिल कर दिया हो A2 ने, और जो A2 की कमी थी उसको किसने फुलफिल कर दिया हो, A1 ने। और इस तरीके से इन दोनों के बीच में क्या डेवलप हो गया, इन दोनों के बीच में डेवलप हो गया एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, FOA, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो गया। और इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या कहेंगे, केमिकल बॉन्ड कहेंगे, केमिकल बॉन्ड कहेंगे, केमिकल बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्ड आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके अंदर जो कमी थी A1 के अंदर, वो A2 पूरी कर दिया, A2 के अंदर जो कमी थी वो A1 ने पूरी कर दिया। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, थोड़ा सा मैं इलेबोरेट करता हूँ छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू, प्रैक्टिकल लाइफ, क्योंकि तुम अभी 10th में हो तो तुमको ऐसे एग्जाम्पल देना बनता है। ठीक है, मैं समझाता हूँ। मान लिया भाई, मैं हूँ टीचर, ठीक है, मान के लिया मैं हूँ टीचर, ठीक है। तो मैं क्या चाहूँगा, मैं यूट्यूब पे अपना एक चैनल बना रखा है, तो मैं क्या चाहूँगा कि मुझे तलाश है बच्चों की जो मेरे वीडियोस को देखें, मतलब एक अच्छा बच्चा जो मेरे वीडियोस को देखें, और जो मैं चाहता हूँ कि मेरे वीडियो देखे वो अच्छे से और खूब ध्यान से देखे, पढ़े लिखे। ऑन दी अदर हैंड एक कोई स्टूडेंट है, लेट सपोज उसका नाम है, उसका नाम मैंने मान लिया अनस नाम है। वो क्या चाहता है कि उसको कोई एक ऐसा टीचर मिल जाए जो उसको अच्छे से चीज़ों को समझा दे, केमिस्ट्री को अच्छे से समझा दे। तो तुम मुझे बताओ इस समय मैं अनस्टेबल हूँ कि नहीं हूँ? ऑब्वियसली अनस्टेबल हूँ, क्योंकि यार मैं, मुझे चाहिए स्टूडेंट, मुझे नहीं मिल रहा है। अनस भी अनस्टेबल है, क्योंकि अनस एक टीचर की तलाश में है, एक अच्छे टीचर की तलाश में, उसको टीचर नहीं मिल रहा है। बट मान लिया मैं और अनस आपस में मिल जाते हैं, ठीक है, यहाँ पर अनस को कह लो A1 और मुझको कह लो A2। तो हम जब मिलेंगे आपस में, तो अनस को जो चाहिए था वो मैंने दे दिया, यानी एक अच्छी लर्निंग, और जो मुझे चाहिए था वो अनस ने दे दिया, मेरे लेक्चर को देखना अच्छे से। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हम दोनों के बीच में एक स्टेबिलिटी आ गई, और इसी स्टेबिलिटी को हम क्या नाम देंगे, केमिकल बॉन्ड। इसको केमिकल बॉन्ड नहीं कहेंगे क्योंकि यहाँ पर कोई केमिकली कोई काम नहीं हुआ है, इसको हम कहेंगे इमोशनल बॉन्ड, ठीक है ना। लेकिन जो यही चीज जब केमिस्ट्री में होती है A1 और A2 नाम के दो एटम के बीच में, तो उसको हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड। अगर कोई आपसे पूछता है कि केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन क्या होगी, द फोर्स ऑफ, तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, यहाँ से केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन क्या हो जाएगी। तो इसको हम डिफाइन करेंगे कुछ ऐसे, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू और मोर देन टू एटम्स। देखो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, मैंने टू के लिए ही नहीं, टू से ज्यादा एटम के लिए भी बताया कि जरूरी नहीं कि सिर्फ दो ही एटम हमेशा होल्डेड हो, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है ना। जैसे H2O की बात करें तो यहाँ पर दो हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, ओवरऑल कितने एटम हो गए, तीन एटम हो गए। तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू और मोर देन टू एटम्स which which holds them together, which holds them together, which holds them together to gain stability। क्या प्राप्त करने के लिए, स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए उनको होल्ड करके रखता हो साथ में, ऐसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्ड कहते हैं। तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू और मोर देन टू एटम्स विच होल्ड्स देम टुगेदर टू गेन स्टेबिलिटी इज कॉल्ड, क्या गेम बढ़ा सकते हैं, इज कॉल्ड, इज कॉल्ड केमिकल, केमिकल बॉन्ड। ठीक है, थोड़े बहुत एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा बहुत, अभी आपको बहुत कुछ सीखना बाकी है, अभी तो बस बेसिक स्टार्ट हुआ है, अभी धीरे धीरे मैं आपको समझाऊंगा, काफी हद तक कुछ चीजें, अच्छी अच्छी चीजें सिखा के तब ये लेक्चर खत्म होगा, देखते जाओ बस तुम, ठीक है। तो फिर मैं वही बात कहूंगा कि कोशिश करना कि लेक्चर पूरा करके जाओ बेटा। आज तुम इस एक लेक्चर से हारोगे, कल तुम किसी और चीज़ से हारोगे, ऐसे हारते रहोगे फिर, तो मैं बिल्कुल नहीं चाहता ये चीज़। तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए, सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए, जो तुम्हें तुम्हारा काम करने में मदद करे। ठीक है, तो मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैंने कहा NaCl, तो Na और Cl जब पास में आए तो इसके पास जो कमी थी, अभी देखो मैं रीजन पे नहीं आया हूँ, हम ये जान चुके हैं कि केमिकल बॉन्ड है कौन, केमिकल बॉन्ड होता क्या है वो हम समझ चुके हैं बेटा।
लेकिन हम ये नहीं जान पाए कि केमिकल बॉन्ड बनता क्यों है। प्रैक्टिकल एग्जांपल के तौर पर जरूर से मैंने तुमको अनस और अपना एग्जांपल लेके समझा दिया, वो तो वहां पे तो रीजन पता चल रहा है ना, यहाँ पर वहां पे तो रीजन पता है हमें कि क्यों हम अनस से कनेक्टेड हैं, क्यों अनस हमसे कनेक्टेड है। बट क्या इसमें हमको रीजन पता चल रहा है कि केमिकल बॉन्ड का रीजन क्या है? अभी नहीं पता है, उस पर भी हम धीरे धीरे आएंगे। तो चलो, यहाँ पे NaCl की मैंने बात करी, तो Na और Cl के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, जिनको होल्ड करके रख रहा है, वो है एक केमिकल बॉन्ड। ठीक है, एक तो ये एग्जांपल हो गया। एक हमने ऐसे लिख दिया H2, क्या लिख दिया? H2। H2 गैस होती है ना, O2 गैस होती है। तुमने क्या सुना है, एक NaCl को मैंने सबसे पहले लिख दिया, उसको ऐसे दिखा दिया। ऐसे क्या होता है O2, तो O2 कैसे बनाया जाता है? ऐसे। ऐसे ही और क्या होता है भाई? होते तो बहुत सारी चीज़ें हैं, एक होता है और एक एग्जांपल ले लेते हैं, NH4Cl। नहीं, इतना कठिन अभी नहीं, अभी इतना कठिन नहीं जाएंगे, तो सिंपल सा बताते हैं। ठीक है, बस ये दो हो गए। N2 लिख लो, तो N2 कैसे होता है? N ट्रिपल बॉन्ड N, ऐसे करके N2 होता है। तो आप देख सकते हो इन सब में जो ये बॉन्डिंग है, इसको हम क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्ड। ये सारे के सारे क्या हैं? चाहे हम इसकी बात कर लें, चाहे हम इसकी बात कर लें, चाहे इसकी बात कर लें, इन तीनों को हम क्या कहेंगे? केमिकल बॉन्ड कहेंगे। ये चीज है। अब केमिकल बॉन्ड भी दो तीन कैटेगरी के होते हैं, तो वो कौन सा होता है, कौन सा मतलब कौन वाला केमिकल बॉन्ड क्या कहलाएगा, उसको समझने के लिए हमें थोड़ा आगे डिटेलिंग समझनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब हम आते हैं अगले टॉपिक पे, जहां पर हम रीजन समझेंगे केमिकल बॉन्ड बनने के रीजन क्या होते हैं, मतलब क्यों केमिकल बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो चलिए फिर से एक थ्योरी को कवर करते हैं, मतलब आपस में कुछ बातचीत करते हैं। तो दो एटम आपस में एक दूसरे को स्टेबलाइज करने के लिए अट्रैक्ट होते हैं, और उससे जो है एक मॉलिक्यूल बन जाता है, और उसी मॉलिक्यूल के रेपिटेशन से मैटर बन जाता है। ठीक है, अब बात आती है कि दो एटम के बीच में ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की हम बात कर रहे हैं, कि हाँ दो एटम के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा होगा, दो एटम के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा होगा, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्यों पैदा हो रहा है? क्यों पैदा ही हो रहा है ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? हमें इसका जवाब चाहिए, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्यों पैदा हो रहा है। तो इसका एग्जैक्ट जवाब तो हमारे पास आज तक नहीं है, लेकिन जैसे जैसे केमिस्ट्री एडवांस होती गई, हम इसके जवाब को जानने के काफी क्लोज पहुंच चुके हैं। मतलब पूरी तरीके से तो इसके जवाब को नहीं समझ पाए हैं, लेकिन काफी क्लोज पहुंच चुके हैं इसके जवाब को समझने में। तो चलिए, आप 10th क्लास में हो, तो 10th क्लास में इसकी बहुत बेसिक थ्योरी आपको बताई जाएगी, जो कि दी गई थी लुईस के द्वारा, लुईस कॉन्सेप्ट। आपको जो पूरी थ्योरी पढ़ाई जाएगी, मतलब वैसे तो बहुत लोगों ने ट्राई किया है ये समझाने के लिए कि दो एटम बॉन्ड बनाते क्यों हैं, लेकिन आप जो कॉन्सेप्ट पढ़ोगे वो सिर्फ किसका पढ़ोगे? लुईस कॉन्सेप्ट। लुईस कॉन्सेप्ट फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड फॉर्मेशन। चलिए समझते हैं कि लुईस का कॉन्सेप्ट क्या है बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड के बनने के पीछे लुईस क्या कारण बताते हैं। तो लुईस का कहना यह है कि एटम सिर्फ और सिर्फ इसलिए बॉन्ड बनाते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए बॉन्ड बनाते हैं ताकि उनके वैलेंस शेल में हाँ तो बच्चों, लुईस का कहना यह है कि जैसे कुछ एटम्स होते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन। ठीक है, इन्हीं से आप समझ पाओगे कि लुईस का कहना क्या है। अगर हम इनके कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो क्या आएंगे इनके कॉन्फ़िगरेशन, जरा देखते हैं। KLM करके ऐसा शेल होता है ना, पता ही है आपको। तो हीलियम में दो हैं, तो ये दो हो गया। नियॉन में 8 है, तो दो और 8। आर्गन में 18 है, तो कितना हो जाएगा? 2, 8, 8। तो अगर आप इन सब एटम को जानते हो, तो चाहे आप बात कर लो हीलियम की, चाहे आप बात कर लो नियॉन की, और चाहे आप बात कर लो आर्गन की, ये सारे के सारे जो एटम्स हैं, कौन कौन से भाई? हीलियम, नियॉन, आर्गन, और भी इनके ग्रुप के कुछ मेंबर, ये सारे के सारे क्या है? स्टेबल हैं, पहले से ही स्टेबल है। इनको स्टेबल होने के लिए कोई केमिकल रिएक्शन नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि ये पहले से ही स्टेबल है। और यही रीजन है कि ना हीलियम केमिकल रिएक्शन करता है, ना नियॉन केमिकल रिएक्शन करता है, और ना आर्गन केमिकल रिएक्शन। तो बस इसी से इंस्पायर होकर लुईस ने ये कहा कि ऐसा कोई भी एटम जिसके पास स्टार्टिंग का अगर वो एलिमेंट है, मतलब अगर उसका एटॉमिक नंबर, अगर एटॉमिक नंबर
1 से लेके 4 तक है, एटॉमिक नंबर 1 से लेके 5 तक है। तो अगर उसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन, जिसको हम लोग बोलते हैं डुप्लेट। मतलब स्टार्टिंग के 4 नंबर तक, मतलब एटॉमिक नंबर 4 तक कौन कौन से हो गए इसमें? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। इनमें अगर 2 डुप्लेट आ जाए, डुप्लेट मतलब वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए, 2 इलेक्ट्रॉन, तो वो स्टेबल होगा। ऐसे ही अगर एटॉमिक नंबर 2 से ज्यादा है, एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 4 है, ग्रेटर देन 5 कह लो, ग्रेटर देन 5 है, तो फिर ऐसे में 8 इलेक्ट्रॉन अगर हो जाए वैलेंस शेल में, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, वो भी कहाँ पे? वैलेंस शेल, ऊपर वाले बात में भी वैलेंस शेल ही होगा। तो वो क्या बनाएगा भाई? 8 इलेक्ट्रॉन के लिए क्या है? अंग्रेजी वर्ड बन जाएगा ऑक्टेट। ऑक्टेट कहेंगे। मतलब कि किसी भी एटम के वैलेंस शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, यानी कि अगर उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो, क्या कंप्लीट हो बेटा? ऑक्टेट, तो फिर वो स्टेबल होगा। देन वो क्या होगा? स्टेबल। मतलब अगर एटम्स इस कंडीशन को फॉलो कर लें, ये वाली, यहां से लेके यहां तक की कंडीशन को, तो वो क्या हो जाएंगे? स्टेबल हो जाएंगे। और लुईस का कहना यह था कि जिनके पास डुप्लेट डुप्लेट या ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, जिनके पास डुप्लेट या ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, क्रॉस मतलब नहीं होता है, वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन लूज इलेक्ट्रॉन लूज, गेन, या फिर शेयर करके, क्या करके? शेयर करके ऑक्टेट या डुप्लेट बनाएंगे। बेसिकली इस रूल को तुम ऑक्टेट के बिहाफ पे याद रखो, क्योंकि डुप्लेट सिर्फ शुरुआत के 4 एटम के लिए है, बाकी सबके लिए ऑक्टेट है। तो जिनके पास देखो पहले से ही ऑक्टेट या डुप्लेट है, वो तो पहले से ही स्टेबल हो गए। और जिनके पास ऑक्टेट नहीं है, वो क्या करेंगे? वो या तो इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे, या तो गेन करेंगे, या तो शेयर करके ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे। ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे। और उनकी यही जो कोशिश है, ऑक्टेट को कंप्लीट करने की जो कोशिश है, इसी कोशिश को ही हम क्या कहते हैं भाई? केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन। उनकी इसी कोशिश को हम क्या कहते हैं भाई? केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन। केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, आइए कुछ एग्जांपल से समझाते हैं आपको। चलो एग्जांपल देते हैं तुमको कुछ। याद रखना, मैंने 3 बातें कही हैं: इलेक्ट्रॉन लूज करना, गेन करना, या शेयर करना। चलो अभी आपको समझाते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं लुईस के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। लुईस कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं एक एग्जांपल से। ठीक है, एग्जांपल से ले समझते हैं। एग्जांपल ऐसा लेंगे जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो प्रोटॉन, न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, इसको हम न्यूक्लियस कह दे रहे हैं। और हम सोडियम के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं, तो सोडियम का पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो। क्या हो जाएगा भाई? 2 8 1। ठीक है, अच्छा क्लोरीन का भी लिख लो 17, तो 2 8 7। ठीक है, क्या इन दोनों में से किसी का भी ऑक्टेट कंप्लीट है? दोनों में से कोई भी एक ऐसा मेंबर है जिसका ऑक्टेट कंप्लीट हो? तो जवाब है दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। अब तुम थोड़ा ध्यान देना, पहले हम सोडियम एटम को बनाते हैं। तो सोडियम का न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस को हम प्लस साइन से बनाए दे रहे हैं। उसके अबाउट पहला शेल, एक मिनट यार, उसके अबाउट पहला शेल, फिर दूसरा शेल, फिर ये तीसरा शेल। और इसे इधर क्लोरीन के लिए बनाए दे रहे हैं कलर बदल के। तो ये क्लोरीन का न्यूक्लियस हो गया, पहला शेल, एक मिनट शेल गंदा बन गया थोड़ा, ये हो गया भाई अपना पहला शेल, ये हो गया दूसरा शेल, और ये हो गया तीसरा शेल। आइए दोनों में इलेक्ट्रॉन्स बना देते हैं। इलेक्ट्रॉन का कलर दोनों में ब्लैक। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ देख लो खुद लिखा है, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1। जल्दी बनाओ। 2, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ठीक है, तो 8 हो गया, फिर 1 हो गया, ये बना दिया। अच्छा अब इसका इलेक्ट्रॉन अगर डॉट से बना है, तो दूसरे वाले का क्रॉस से बना देते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन,
फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। और सबसे लास्ट में कितने हैं? 7। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया हमारा सोडियम और ये हो गया हमारा क्लोरीन। ये दोनों भी क्या है भाई? दोनों के दोनों भी हैं अनस्टेबल। ये भी अनस्टेबल है और ये भी क्या है? अनस्टेबल है। ठीक, इतनी बात तुमको समझ में आ गई होगी। अब अगर पहले इस फिगर को बना लेना, फिर आगे कंटिन्यू करना। मैं इस पूरे को कॉपी कर ले रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है। ठीक है, तो अगर हम क्या करें बेटा, अगर किसी जुगाड़ से, देखो इसमें क्या इसके पास ऑक्टेट कंप्लीट है? सोडियम के पास ऑक्टेट कंप्लीट है? तो उसका जवाब है ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। क्लोरीन के पास भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है और जो हमारा नीचे वाला एलिमेंट है इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। तो कितना सही रहे अगर ये अपने 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, ये अपने 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, तो इसके पास वैलेंस शेल में कितना बचेगा? 8 बचेगा। और ये जो इलेक्ट्रॉन लूज किया है इसने, उसको कहाँ पहुंचा दिया जाए? इसके पास, क्लोरीन के पास। तो 7 है ही इसके पास, 1 हो जाएगा तो 8 हो जाएगा। तो इस तरीके से दोनों का ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, दोनों का दोनों ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो हम यही करेंगे, यहाँ पर से जो 1 इलेक्ट्रॉन है ये हम ट्रांसफर करा देंगे यहाँ से इधर की तरफ। तो जैसे ही हम ऐसा कराएंगे तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से खत्म हो जाएगा। 1 मिनट, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से हट जाएगा और ये पहुंच जाएगा यहाँ पर। अब आप देखो, इसका ये शेल ही कंसीडर मत करो। क्या मतलब है इस शेल का? जब भैया घर में परिवार नहीं रहता तो उसको घर नहीं कहते हैं, तो फिर कहते हैं मकान, अब वो घर नहीं कहलाएगा। ऐसे यहाँ पर अब ये शेल वेल नहीं कहलाएगा, खत्म शेल की कहानी। तो अब आप देखिए, जिस समय जो भी इसका वैलेंस शेल है उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है कि नहीं है? बिल्कुल है, इस वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। और इसमें भी कितने हैं वैलेंस शेल में? 8 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए दोनों ने क्या कर लिया, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। और दोनों के ऑक्टेट कंप्लीट होने से फायदा क्या हो गया कि दोनों के दोनों स्टेबल हो गए। लेकिन ध्यान रखना, क्योंकि इस एटम ने, सोडियम एटम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया है, इसलिए इसके ऊपर एक प्लस आएगा, सोडियम के ऊपर एक प्लस आएगा। और क्लोरीन ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, जो भी गेन करता है उसके ऊपर एक क्या आएगा? माइनस आएगा। आप एक काम करें, ये बात हटा दें, मैंने सिर्फ काउंटिंग के लिए लिखी थी। ठीक है, थोड़ा अंदर कर देते हैं। ठीक है, तो उसके ऊपर माइनस आ गया। तो इस तरीके से एक बन गया पॉजिटिव चार्ज और एक बन गया नेगेटिव चार्ज, और इन दोनों में अट्रैक्शन हो गया और एक कलेक्टिवली कहलाने लगे NaCl। जो भी मैंने आपको लुईस का कॉन्सेप्ट इस एग्जांपल से समझाया है, और इसको कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ये जो कॉन्सेप्ट मैंने भी आपको समझाया है इसको बोलते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर, LDS, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। जब भी आपके एग्जाम में लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने को आएगा NaCl का, तो आपको यही बनाना है और NaCl का पूछा ही जाता है। सिमिलरली और आप किसका किसका समझाएंगे, किससे किसका हमको क्लियर करेंगे? मैं जो जो बता दे रहा हूँ वो आप समझा दीजिएगा हमें। एक आप समझाएंगे MgCl2 का, एक आप समझाएंगे CaF2 का, एक आप समझाएंगे MgO का। ये सब आप समझाइएगा। किसी में 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे, किसी में एक Cl इधर को, एक Cl इधर को। आप ट्राई करिएगा, ये सारे इतने आपके होमवर्क हैं, भूलिएगा नहीं, इसको नोट कर लीजिएगा, ये आपको करके दिखाना ही दिखाना है। ठीक है, तो ये हो गया लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अच्छा, इस समय जो आपका बॉन्ड बना है, जो मैंने अभी आपको अट्रैक्शन दिखाया, पूरा जो सिनेरियो समझाया, यहाँ पर क्या हुआ भैया? इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है कि गेन हुआ है कि शेयर हुआ है? तो पहली बात, शेयर, तो इसमें शेयरिंग तो नहीं हुई है, बाकी लॉस और गेन दोनों हुआ है। सोडियम ने क्या किया है? इलेक्ट्रॉन लॉस किया है। सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया है। तो क्लोरीन ने क्या किया है? इलेक्ट्रॉन गेन किया है। तो जब, यानी हम ये बोल सकते हैं क्या कि ऊपर की सिचुएशन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, कंप्लीट ट्रांसफर हुआ है इलेक्ट्रॉन का, यहाँ पर कोई शेयरिंग नहीं हुई है, इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर हुआ है। तो जब भी कोई भी बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनेगा तो उसको हम कहेंगे आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो जो अभी मैंने आपको एग्जांपल NaCl का समझाया, ऐसे बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। चलिए हेडिंग लगा देते हैं इसकी और समझ लेते हैं इसको भी अच्छे से। ठीक है, देखते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ये इसी का दूसरा नाम क्या होगा? आयनिक बॉन्ड।
चलिए अब इसकी डिटेल स्टडी हम जल्दी से कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या हो जाएगा? हम्म, हाँ, दोज केमिकल बॉन्ड। अब केमिकल बॉन्ड को तो डिफाइन करने की जरूरत है नहीं हमें, क्योंकि वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो हम सीधे क्या लिखेंगे? दोज केमिकल बॉन्ड्स, दोज केमिकल बॉन्ड्स which are formed by which are formed by complete transfer of electron, complete transfer of इलेक्ट्रॉन। भाई इसमें कहीं ना कहीं कंप्लीट ट्रांसफर तो हुआ ना, सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर कर दिया क्लोरीन को, और क्लोरीन उससे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये कहलाएगा तो कंप्लीट ट्रांसफर ही ना। तो दोज केमिकल बॉन्ड्स विच आर फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड्स, आर कॉल्ड, इसका कलर बदल देता हूं, इलेक्ट्रो वैलेंट बॉन्ड। चलो एक एग्जांपल जल्दी से और बता दे रहा हूँ, एक लुईस डॉट स्ट्रक्चर आपको और समझा दे रहा हूँ, जल्दी समझाएंगे थोड़ा, ठीक है। इसी एग्जांपल से समझ लेते हैं। इसको इरेज करते हैं। चलो इरेज क्या करने करते हैं, एम और सी एल बना हुआ है यहाँ पे, ये सी एल है ना, ठीक है चलो ये है। अच्छा हम समझाने जा रहे हैं आपको क्या, एम जी सी एल टू। आपको हम समझाने किसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर जा रहे हैं, एम जी सी एल टू का। मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या पता बहुत सारे लोग ना बना पाए। तो एम जी सी एल टू बनाना है तो एक एम जी बनाना पड़ेगा और दो सी एल बनाने पड़ेंगे। ये तो क्लियर ही है मेरे बॉस, एक एम जी बनाओगे और दो सी एल बनाओगे, अब तो एम जी सी एल टू बनेगा ना मेरे भाई। तो अभी आपके पास कितना सी एल बना है, एक, और एक एन ए बना है। तो एन ए को एम जी बनाने में कितना टाइम लगेगा भैया, एम जी बनाना है, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा दो, हो गया एम जी। अरे भाई 12 होता है एटॉमिक नंबर, एम जी का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12 होता है। तो 2 8 2, तो 2 8 लास्ट शेल में 2, एम जी हो गया। जैसे सी एल एक बना है तो एक सी एल और चाहिए, तो इसको किया कॉपी और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। एक मिनट, ये कैसे पेस्ट करूँ, थोड़ा नीचे कर दूँ क्या, चलो यहाँ कर दे रहे हैं। इसका भी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ना बना के एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बनाओ, टोटल दो बनाने हैं, टोटल दो इलेक्ट्रॉन बनाने हैं, तो एक यहाँ बना दिया, एक यहाँ बना दिया। आगे तुम्हारी पूरी कहानी पता ही है। एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा भाई, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा इसके पास, ताकि इसके पास जो 7 है, इस टाइम कितने हैं अभी, 7 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन के वैलेंशियल में कितने होते हैं, 7 होते हैं। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा 8 हो जाएगा। ऐसे ही एक इलेक्ट्रॉन जब यहाँ जाएगा तो इसके पास भी पहले कितने थे, 7, और एक जाते ही कितने हो जाएंगे, 8। तो बस कर दीजिए यही काम, चलिए कर दीजिए। तो इस पूरे को कॉपी करते हैं और नीचे समझते हैं। ओह शिट, ये यहाँ बना था ना, ठीक है, यहाँ से करते हैं इसको कॉपी और नेक्स्ट पेज पे करते हैं पेस्ट, ठीक है। तो देखना क्या होगा, जैसे ही यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, तुरंत ही क्या हुआ, यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन बना हुआ है, अरे यार, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन बना हुआ है ये हट के कहाँ चलाएगा, यहाँ चलाएगा। ऐसे ही जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ को ट्रांसफर हुआ, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये पहुँच जाएगा यहाँ पे, यहाँ पहुँच जाएगा भाई, ठीक है। और अब आप देख सकते हो इस समय इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए। पूरे पिक्चर को मुझे लगता है थोड़ा लेफ्ट खिसकाने की जरूरत है। यस, नॉट इज बेटर, ठीक है। ये सेल इसका किसी काम का रह नहीं गया। अब आप देख सकते हो एम के भी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन बचे, क्लोरीन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, सबका ऑक्टेट कंप्लीट। लेकिन इस प्रोसेस में क्या हुआ है भाई, इस प्रोसेस के लिए क्या करना पड़ा, एम ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, इस वजह से एम के ऊपर क्या आ जाएगा भाई, +2, या फिर आप कह सकते हो 2+। इस सी के ऊपर कितना आ जाएगा, -1। नीचे वाले सी के पास कितना आ जाएगा, इसके ऊपर भी कितना आ जाएगा, -1। तो एक तरीके से देखेंगे तो एम पे आया 2+, और एक सी पे आया -1, और दूसरे सी पे भी कितना आया, -1। तो एम पे टोटल 2 पॉजिटिव चार्ज हैं, और सी पे एक सी पे एक माइनस, एक सी पे एक माइनस, तो 2+ एम के पास और एक एक माइनस दोनों सी के पास, तो टोटल 2 माइनस हो गए, 2 प्लस हो गए, और ये दोनों कलेक्टिवली क्या कहलाएंगे, MgCl2। ये हो गया लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ MgCl2। बाकी अब आपको बनाना पड़ेगा भाई, उसमें कोई भी
जो है हम रियायत नहीं कर पाएंगे, रियायत रियायत शायद। तो मेरे भाई इतना कर लेना प्लीज, इतना कर लेना। तो ये इतनी बातें हो गई। अच्छा ठीक है, ये तो मैंने तुमको समझा दिया कि आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता क्या है। अब कंडीशन क्या होती है, कौन सी कंडीशन होगी जिससे बॉन्ड कई तरीके के बनेंगे, जैसे केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड बनने की, ये नोट कर लेना, पहले ही नोट कर लेना इसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड से पहले। केमिकल बॉन्ड बनने की 3 कंडीशन होती है टोटल, 3 कंडीशन होती है। नेसेसरी कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड 3 होती है। कौन कौन सी? पहला इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। कौन सी भाई? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, जो कि मैंने अभी आपको करके दिखाया। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है, दूसरा जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा म्यूचुअल शेयरिंग। अभी आपको मैंने ये करके नहीं दिखाया है, म्यूचुअल शेयरिंग। तीसरा क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्लस म्यूचुअल शेयरिंग, दोनों, मतलब शेयरिंग भी हो और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर भी हो। 3 तरीके से बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकते हैं, 3 तरीके से बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकते हैं। तो इनमें से जो हम अभी पढ़ रहे हैं बच्चों, जो पहला हम अभी पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर वाला, जिसको हम कौन सा बॉन्ड कहते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट। इसी को भी हम पढ़ रहे हैं। म्यूचुअल शेयरिंग से जो बनेगा इसको हम कहेंगे कोवैलेंट, क्योंकि इसमें दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं, तो कोवैलेंट, दोनों के कोऑर्डिनेशन से काम हो रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? कोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्लस म्यूचुअल शेयरिंग, इसको हम नाम देते हैं डेटिव बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड, या फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड। डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं और कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी कहते हैं। चलिए आ जाते हैं अब कि अब जैसे 3 तरीके से बॉन्ड बनते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से या म्यूचुअल शेयरिंग से, या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्लस म्यूचुअल शेयरिंग दोनों से। तो अभी हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से बनने वाले बॉन्ड को, तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड को ही पढ़ रहे हैं अभी हम। तो इसको हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। कंडीशन फॉर, अब हम समझेंगे कि किस किस कंडीशन में इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। नेसेसरी कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन, कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनने के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए? आइए 2-3 कंडीशन लिखते हैं। चलो तुम भी उधर अपने एंड से सोचो और बताओ क्या क्या हो सकता है। सोचो सोचो सोचो, क्या क्या कंडीशन होगी तब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। भाई नहीं, कंडीशन नहीं जानोगे तो कैसे जानोगे कि कहाँ पर हमें बनाना है इलेक्ट्रोवैलेंट और कहाँ पे बनाना है कोवैलेंट? तुम सोचते रहोगे लाओ शेयर करा दूं, लाओ ट्रांसफर करा दूं, ट्रांसफर कराऊं कि शेयर कराऊं कि दोनों करा दूं, बैठे रहोगे ऐसे ही। बताओ ना, चाहिए ना कंडीशन। तो सबसे पहला, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कब होगा? जब एक इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहे और एक इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहे। यानी कि सबसे पहली कंडीशन ये होनी चाहिए कि एक कोई मेटल होना चाहिए और एक कोई नॉन मेटल होना चाहिए। मतलब इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट का ही दूसरा नाम आयनिक बॉन्ड है, इसके बनने की पहली कंडीशन ये है कि कम से कम एक मेटल और एक नॉन मेटल होना चाहिए। ये नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन लेगा कौन देगा डिसाइड ही नहीं रहेगा भैया। दूसरी कंडीशन, पहली कंडीशन तो ये हो गई फिक्स है, समझ में आई गई होगी। दूसरी कंडीशन, मेटल ऐसा होना चाहिए, मेटल्स हैव, मेटल्स हैव, मेटल हैज कर देते हैं, जो भी मेटल बना रहा हो, मेटल हैज, मेटल शुड हैव, मेटल के पास कम हो, मतलब होनी चाहिए क्या? लो आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन पोटेंशियल लास्ट चैप्टर में समझाया था ना कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। अब तुम बताओ, अगर हमारा मेटल इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी ले रहा होगा तो वो कैसे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा यार? कैसे वो बनाएगा आयनिक बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए मेटल को अपना इलेक्ट्रॉन देना पड़ता है ना, नॉन मेटल को। एन ने दिया था ना अभी इस क्लोरीन को, तो अगर वो ज्यादा एनर्जी लेगा उस इलेक्ट्रॉन को निकालने में तो कहां से दे पाएगा वो? तो इस तरीके से पहली कंडीशन हो गई, मेटल्स शुड हैव लो आयनाइजेशन एंथैल्पी। ऐसे ही नॉन मेटल जो हो, जो क्या हो, नॉन मेटल, उसके पास क्या होना चाहिए? नॉन मेटल शुड हैव हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जो नॉन मेटल हो वो एकदम बेताब हो, एकदम परेशान हो इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी खूब ज्यादा होनी चाहिए। तो नॉन मेटल शुड हैव हाई इलेक्ट्रॉन
एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन की चाहत बहुत ज़्यादा हो तब काम बने। 3 नेसेसरी कंडीशन मैंने तुम्हें बता दी, ये 3 कंडीशन अगर फॉलो होंगी तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, इतनी बातें हो गई। अगले जो लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज सबकी साथ में पढ़ेंगे, ठीक है। पहले इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड पढ़ लेंगे, फिर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। जितने भी आयनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड होते हैं बच्चों, वो बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा कठोर होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा होता है। अगर उनको हम पानी में घोल के छोड़ दें तो वो क्या कर सकते हैं, तो फिर वो इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट कर सकते हैं। इन सारी बातों के बारे में मैं अगले लेक्चर में डिस्कस करूंगा। तुम अच्छे से जो मैंने होमवर्क दिया उसको कर लेना। अगर मैं कुछ और होमवर्क भी भेजता हूँ तुम्हें तो तुम वो भी कर लेना, ठीक है। ध्यान रखना अपना। बाय बाय।